Good morning, students. Class 9th, Chapter 1, The French Revolution. हम क्लास 9th का जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था और कहा था कि आपको द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी पढ़कर आना है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की। आप लोग, आई होप कि आप सभी लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of King ascend the throne of France, यानी कि 1774 में लुइस 16 को बर्बन फैमिली का जो लुइस 16 का ताल्लुक था उसको फ्रांस के जो राजा बादशाह है उसका ताज पहना दिया गया। उस बार उसकी उम्र कितनी थी? लुइस 16 की जस्ट 20 ईयर्स। और उसकी शादी किससे हुई है? एक तरह से लुइस 16 की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज accession द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लॉन्ग years ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। एक लंबे समय से जो युद्ध होता आ रहा था उसकी वजह से फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुए थे और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, French helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy. Common enemy Britain. लुई 16 ने जो फ्रांस हेल्प की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की और उनको आज़ाद कराने में, किससे? जो कॉमन जो एनिमी यानी कि दोनों ही का दुश्मन, फ्रांस और अमेरिका दोनों का दुश्मन कौन था? ब्रिटेन। द वार एडेड मोर देन $1 billion लाइवर्स टू अ डिबेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लाइवर्स। Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on loan. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. The state was forced to increase. ठीक है, जब लुइस 16 की वहाँ पर बादशाह थी फ्रांस में 1974 में, क्या हो रहा था वहाँ पर? उसकी भी लुइस 16 की आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताइए कि लुइस 16 ने किस तरह से अमेरिकन की हेल्प की, अमेरिकन की 13 कॉलोनीज़ की, ब्रिटेन से उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में। गवर्नमेंट, जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा क्या था, वो अपने आर्मी को मेंटेन करना चाहती थी और आर्मी की मेंटेनेंस के लिए, आर्मी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए फ्रांस में क्या हो रहा था? फ्रांस में जो टैक्सेस थे वो बढ़ाए जा रहे थे। द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या कर रही थी? जो टैक्सेस का बोझ था वो डे बाय डे बढ़ रहा था। क्यों? इन ऑर्डर टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी, इन ऑर्डर टू मेंटेन द आर्मी। Running government offices और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो स्टेट क्या कर रही थी? यूनिवर्सिटीज़ पर और जो भी लोग थे उन पर ही गवर्नमेंट कर रही थी क्या? जो टैक्सेस था वो बढ़ा रही थी। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of the third states पेड टैक्स। अब हो क्या रहा था कि फ्रेंच सोसाइटी को इन 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी में फ्रेंच सोसाइटी यानी कि फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। किस में डिवाइडेड थी? इनटू 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। कैलर्जी एंड नोबिलिटी विच फॉर्म द फर्स्ट 2 स्टेट, यानी कि जो कैलर्जी और नोबिलिटी थे वो फर्स्ट स्टेट में आते थे। वर द प्रिविलेज क्लासेस, यानी कि ये वो क्लास थी, ये वो स्टेट थी जिनको तमाम प्रिविलेजेस यानी तमाम सहूलतें, तमाम
प्रिविलेजेस उन्हें हासिल थी। दे वर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, स्टेट टैक्स। और फर्स्ट स्टेट के लोगों को किसी भी तरह का कोई भी स्टेट टैक्स पे करना नहीं होता था। द थर्ड स्टेट फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड स्टेट में ज़्यादातर आबादी आती थी, यानी कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी उसका ताल्लुक था थर्ड स्टेट से। एंड वाज द अनप्रिविलेज्ड क्लास। और ये थर्ड स्टेट जो थी वो क्या थी, वो एक अनप्रिविलेज्ड क्लास थी, यानी कि उसको किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी हासिल नहीं थी। इट बोर द बर्डन ऑफ द टैक्सेस विद नो पॉलिटिकल राइट एंड सोशल स्टेटस। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो ये थी कि थर्ड स्टेट के लोग को पर टैक्स का बोझ बेइंतहा था। द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट वर फोर्स्ड टू पे द टैक्सेस एंड दे वर नॉट गेट एनी पॉलिटिकल एंड द सोशल राइट। उन्हें किसी भी तरह का पॉलिटिकल राइट हासिल नहीं था, उन्हें किसी भी तरह का सोशल स्टेटस नहीं था, यानी कि समाज में उनकी कोई अहमियत नहीं थी, पॉलिटिक्स में वो कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। बट क्या था, उनके ऊपर बेइंतहा टैक्स का बोझ था जो उनको इन एनी हाउ कंडीशन पे करना था। ये एक बहुत बड़ा कॉज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, क्योंकि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वहाँ पे जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को तमाम प्रिविलेजेस हासिल थी, सेकंड और थर्ड स्टेट के लोग कोई प्रिविलेज हासिल नहीं थी उन्हें, उनके अलावा उन पर बेइंतहा टैक्स का बोझ था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रेंच बिफोर 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था? 1789 में। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यानी कि जो ये स्टेट का डिवीज़न था वो क्या था, एक फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा था, जिसको हम अगर दैट डेटेड बैक वापस की पास्ट में देखें तो ये हम देखते हैं कि ये एक मिडिल एजेस थे, यानी कि द मिडिल टाइम में, मिडिल एजेस का जो पीरियड था वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम ही को लोग फॉलो करते थे। द टर्म ओल्ड रिजाइम, जो टर्म है ओल्ड रिजाइम, उसका इस्तेमाल किस लिए किया गया है, इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है सोसाइटी ऑफ फ्रांस के, जो फ्रांस सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी के जो भी इंस्टीट्यूशन थे 1789 से पहले, उनको डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज़ की गई है ओल्ड रिजाइम। क्या वर्ड यूज़ किया गया है? द वर्ड कौन सा यूज़ किया गया है? ओल्ड रिजाइम। फिगर 2, देखो ये एक फिगर है बेटा, देखो फर्स्ट स्टेट कौन आ रहे? क्लर्जी। सेकंड स्टेट नोबिलिटी। ये दोनों लोग क्या थे? फ्री थे, टैक्स नहीं देना, तमाम प्रिविलेजेस हासिल थी। थर्ड स्टेट में कौन आ रहे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। थर्ड स्टेट्स में एक अभी आपको बताया था ना, मेजोरिटी पॉपुलेशन बिलोंग टू द थर्ड स्टेट, और ये तमाम वो लोग थे जिनको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में टैक्स पे करना था। स्मॉल पीजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबर है, जिसके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, भाई कोई नौकर है, सर्वेंट है, वो कैसे टैक्स पे कर सकते हैं? उसके अलावा उन्हें कोई सोशल स्टेटस हासिल नहीं है, उन्हें किसी तरह का पॉलिटिकल अधिकार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, क्योंकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट रिवॉल्ट, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया किसके खिलाफ? अगेंस्ट द लुइस 16। शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। इस फिगर के जरिए समझाने की कोशिश की गई है आपको कि सोसाइटी का डिवीजन जो स्टेट में किया गया था वो किस तरह से किया गया था। पीजेंट मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें 90% आबादी बिलोंग करती थी थर्ड स्टेट के लोगों से। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिनका अपना खुद का लैंड, अपनी खुद की ज़मीन होती थी जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे, जबकि 60% यानी कि 60% लोग ऐसे थे जिन परसेंट ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नॉबिल्स। 60% जो लैंड था वो किन के पास रहता था? नॉबिल्स के पास। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, यानी कि चर्च और थर्ड स्टेट के जो
रिचर यानी कि जो मालदार लोग होते थे उनके पास था 60% लैंड। तो जो 60% लैंड ऑनर थे तो बाकी बचे हुए लोग उनकी लैंड पर, उनकी ज़मीनों पर खेती बाड़ी का काम करते थे, मजदूरी पर। तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था स्टेट ने जो टैक्स उन पर इम्पोज किए थे उनको पे करना। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज द क्लर्जी द नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर इनके क्लर्जी और नोबिलिटी को हर तरह की प्रिविलेजेस हासिल थी, वो तमाम अधिकारों के मालिक थे और अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी करते थे। पैदाइशी यानी कि बाय बर्थ उन्हें ये प्रिविलेजेस मिली हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज वाज द एक्सेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स, क्यों उन्हें टैक्स नहीं देना। द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिली हुई थी। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज which they extracted from the peasant. Peasant were obliged to render services to the lord, to work in his house and field, to serve in the army or to participate in building roads. तो जो peasant थे, peasant कौन से स्टेट में आते थे? peasant belong to the third state. इनका क्या काम था? इनका काम था कि जो भी लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो भी इनके लॉर्ड्स होते थे, उनके लिए खिदमत करना, उनके लिए ग़ुलामी करना, उनके काम करना। टू वर्क, उनके घरों, उनके मैदानों में, मैदान में काम करना, यानी कि जो भी उनकी ज़मीनें होती थी उन पर काम करना। और इसके अलावा आर्मी वगैरह में नौकरी करना और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह इस तरह के कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था। ये होते थे पीजेंट यानी कि थर्ड स्टेट के लोग। चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड द टिथेज। जो चर्च ने जो भी शेयर टैक्सेस वगैरह के जो लगा रखे थे वो उसको कहते थे टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट एंड द फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। पीजेंट और थर्ड स्टेट के तमाम मेंबर जो द स्टेट को टैक्स करने के लिए मजबूर होते थे। दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते थे डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स को क्या कहते थे? टेले। एंड द नंबर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लीव्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट और टोबैको। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे, जैसे कि हम नमक खरीदते हैं, टबाको लिया तो इन पर भी हम टैक्स पे करते हैं, ये आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। द बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट, यानी कि टैक्स जमा करने का जो भी बोझ था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों पर था, और ये बोझ उन पर बाय बर्थ यानी कि पैदाइशी तौर पर वो टैक्स देने के लिए टैक्स उनको देना था, यानी कि बाय बर्थ वो टैक्स पे करेंगे। जिस तरह से फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग क्या थे, वो बाय बर्थ उन्हें तमाम प्रिविलेजेस हासिल थी, इसी तरह से थर्ड स्टेट के लोगों पर बाय बर्थ टैक्स का बोझ था और वो टैक्स उनको पे करना होता था। आपका नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि फ्रांस के लोगों ने, ख़ास करके थर्ड स्टेट के लोगों ने किस तरह से स्ट्रगल किया सर्वाइव करने के लिए। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका चैप्टर बहुत लेंथी है, इसलिए आप पढ़िए, चैप्टर पढ़ कर आइए। चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से चैप्टर पढ़िए और उसके बाद मेरी वीडियो को देखिए और चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टॉपिक I will discuss in my next video. Thank you very much.